बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। सानह मच मुतासिरीन का मैयतों समेत एहतजाज का छठा रोज़, अमन अमान की खराब सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कैपिटल हिल हमला, अमरीकी सदर ट्रंप बिलाखिर इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली पर राजी। पार्लियामेंट पर हमला नाकाबिल कबूल है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त और इसके असरात, कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी तरबियत का फुकदान, वजूहात क्या। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्की फ़ज़ा सोगवार है। सानह मच के बाद माएँ बहनें बेटियाँ इंसाफ की मुंतज़र होने के साथ साथ इस चीज़ की मुंतज़र हैं कि उनके सर पर कब दस्ते शफ़क़त रखा जाएगा। सानह मच के बाद मुजाहिरीन के साथ साथ एहतजाज किया जा रहा है पूरे मुल्क में। कराची में 26 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज जारी है, इज़हार यकजहती किया जा रहा है और मुतालबात भी सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के वहाँ पर पहुँचने का मुतालबा किया गया, लाशें सड़कों पर मौजूद रहे कि तदफीन नहीं की जाएगी जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ नहीं पहुँचते। उसके बाद अपोजिशन क़यादत भी वहाँ पहुँची, मरियम नवाज़ वहाँ पर पहुँची, साथ साथ बिलावल भुट्टो भी पहुँचे, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज मुजाहिरीन के साथ वहाँ पर मौजूद रहे और शुरा से उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं। आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम तर मुतालबात थे वो पब्लिक भी किए, मीडिया पर भी आए और तकरीबन 10 मुतालबे हैं। उन्होंने कहा है कि जी IGFC बलोचिस्तान को उनकी मुजरिमाना गफलत की बिना पर बरतरफ करके फिलफोर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगी। पहला मुतालबा है मुजाहिरीन का। साथ ही साथ विंग कमांडर FC, मुतल्लका DPO और डेप्यूटी कमिश्नर जिला बोलान को उनकी मुजरिमाना गफलत की बिना पर बरतरफ करके शामिल तफ्तीश किया जाए, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी किया जाए। और तीसरा है कि सानह मच में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके वाकई करार सजा दिलवाई जाए। और एक और मुतालबा, गुज़िश्ता तमाम सानहात में मुलव्विस गिरफ्तार शुदा दहशतगर्दों को तख्तादार पर लटकाया जाए, जिसका नोटिफिकेशन फिलफौर जारी होना चाहिए। जुडिशल कमीशन का क़याम शामिल है। साथ ही साथ सानह मच के शहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फीकस इमदादी चेक धरने के स्टेज से दिया जाए, ये भी मुतालबा है। और सातवां मुतालबा है कि तमाम लापता शिया अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए और अगर उनमें कोई मुल्ज़िम है तो उन्हें भी अदालत में पेश किया जाए। आठवां है कि सानह अलीबाद शहीद बिलावल नौज़ई के बाद 9 बेगुनाह कमसिन बच्चों और नौजवानों को बगैर सबूत गिरफ्तार किया गया, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। और कोयटा, कराची और दीगर रूट समेत तमाम मुसाफिरों और कोल माइन के मंदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कानकुन ही जाँ बहक हुए हैं और इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुतालबा भी किया है। और 10वां और आखिरी मुतालबा यह है, हज़ारा कौम के शनाख्ती कार्ड को बिला वजह ब्लॉक कर दिया जाता है। तमाम ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक को ख़त्म किया जाए। नीज़ पासपोर्ट बनाने में दुश्वारियाँ और बेजक जो क्लियरेंस है उसको भी ख़त्म किया जाए। हुकूमत ये कह रही है कि तमाम तर मुतालबात मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी एक तकरीब से ख़िताब किया और उन्होंने ये बात कही कि जी आप तदफीन कर दें, उसके बाद खान साहब वहाँ पर पहुँचेंगे। ये कोई मुतालबा नहीं है, इस तरह से ब्लैकमेल वज़ीर आज़म किसी को भी नहीं किया जा सकता, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर देखें, जब PTI अपोजिशन में थी और इसी तरह अगर जब वाक़या हुआ था तब जो मुतालबात सामने आ रहे थे उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। क्या इस मामले को, इस हसास मामले को सियासतज़दा किया जा रहा है? इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, एक तरफ अपोजिशन जो तहरीक लेकर चल रही थी, PDM के जो बयानिए चल रहे हैं, साथ ही साथ ये मामला हो गया है, पूरे मुल्क में एहतजाज और धरनों की सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है फरीद रईस साहब ने, एंकर पर्सन है, तज्जिया कर रहे हैं। फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरीद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और इसकी हसासियत पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कि खान साहब के वहाँ ना जाने की आपको क्या लगता है? अंदरूनी तौर पर तो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वजह क्या हो सकती है, और माजी में जो होता रहा, PTI जब ऑपोजिशन में थी तब जो स्टेटमेंट देती थी उसको मद्देनजर रखते हुए बताया गया, ये जो जवाब पेश किया गया ब्लैकमेलिंग वाला, क्या ये जवाब दुरुस्त था? बहुत शुक्रिया आपका। दो आपने ये सवाल पूछे हैं जी। पहला तो सवाल का जो जवाब है वो तो खुद PTI और बज़ात खुद हुकूमती वज़रा भी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे। और जिस तरह से वज़ीर इत्तलात शबरी फराज ने कहा कि ये तो हम ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, खान साहब ज़रूर जाएंगे, जल्द जाएंगे। लेकिन जैसे आपने तस्करा किया और आपने बताया कि आज जो खबर आई और खान साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि ब्लैकमेल वो नहीं होंगे और तमाम जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो मान भी लिए गए हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का दौरा कोयटा है और वहाँ पहुँचकर जो लवाहिकीन हैं उनसे इज़हार यकजहती है, इज़हार हमदर्दी है, तो कोई बड़ा मुतालबा नहीं किया जा रहा। एक छोटा सा मुतालबा है। वज़ीर आज़म है, इस मुल्क के सरबराह हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर अपने लवाहिकीन, अपने प्यारों की लाशों को, मैयतों को रख कर सख्त सर्दी के अंदर, मनफी दर्जा हरारत के अंदर बैठ के अगर वो एक मुतालबा करते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं है। लेकिन
इस बात के ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। और ना सिर्फ आम ज़बान ज़द आम बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी सार्फिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करें कि अगर वो कोयटा नहीं जाना चाहते, अगर इमरान खान साहब नहीं जा रहे हैं तो कम से कम ऐसे अल्फाज अदा ना करें जिससे जो लवाहिकीन हैं इस साने मच के उनकी दिल आज़ारी हो। अब बात ये कि ये अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी गए। अगर आपने पीटीआई के धरने की बात की है तो बिल्कुल अगर थोड़ा सा हम रिवाइंड करें, कोई बहुत ज़्यादा दूर बात नहीं है माजी के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ात ख़ुद भी जब 126 दिन का इन्होंने धरना दिया, जब अपने धरने को जस्टिफाई करते रहे कि ये अपने राइट के लिए, आवाम के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप ख़ुद एक काम करते हैं और अगर आपने ख़ुद वो काम किया होता है माजी के अंदर, तो फिर जवाज़ पैदा नहीं होता, ये जवाज़ आपके पास नहीं रह जाता है कि अगर आप हुकूमत में आ जाएं और अगर लोग किसी मुतालबे के लिए, किसी चीज़ के लिए आपसे मुतालबा कर रहे हैं तो उस मुतालबे को आप ब्लैकमेलिंग कहें। रियासत जो है वो एक माँ है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रियासत मदीना की बात की है, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं आपके कांधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा या फिर उनके जो वुज़रा हैं वो उनको ये मशवरा दे रहे होंगे कि अगर आप वहाँ चले गए तो फिर मुस्तक़बिल में कोई भी इस तरह से अपने मुतालबे को मनवाने के लिए वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर की वहाँ मौजूदगी से मशरूत कर देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया है। देखें इस वक्त जो वाक़या हुआ है वो आप जानते हैं कि सी पैक हमारे पास जो है उस सी पैक को नाकाम बनाने के लिए दुश्मन जो अपनी साजिशें हैं वो कर रहा है। हम वज़ीरिस्तान की अगर अब बात करें, हम अगर अब आप बलूचिस्तान की बात कर लें तो गाहे बगाहे दुश्मन कोई ना कोई मौका ढूंढ लेता है वार करने के लिए। लेकिन फिर उसके साथ साथ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी पाक अफवाज हैं, वो उनके जवान, उनके अफसरान शहादतें देते रहे हैं, कुर्बानियाँ देते रहे हैं ताकि वो यहाँ पे इस सरज़मीन को महफूज बना सकें। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म साहब अगर वहाँ जाते हैं, उनको सिर्फ यही यकीन दहानी वो करवा दें जाके कि ठीक है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें बिल्कुल दुख है, जैसा वो कह भी रहे हैं। लेकिन चले जाने से आप देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह जो है एहतजाज हो रहा है। ये समझा जा सकता है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी और नवाज लीग जब इक़्तिदार में थी तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तब वो तमाम तर बयान दिए थे, लेकिन अब जब हुकूमत में है तो अपोजिशन वहां पहुंच रही है, उस तरह के बयान दे रही है और सब कुछ हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। शहबाज गिल ने भी जिस तरह से कह दिया कि मरीम नवाज उनके हवारी इस तरह के वाकयात के मुंतज़िर होते हैं, तो क्या हसास मामला भी सियासत ज़दा हो रहे हैं और होते रहे हैं और होंगे? होते रहे हैं, माजी के अंदर आपके सामने है, आप माजी को उठा के देख लीजिए। चाहे कोई भी जमात हो, जो हुकूमत में होती है उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। जो अपोजिशन के अंदर होती हैं जमातें, वो हर इशू को, हर मामले को सियासत के ऐनक लगाकर उसको देख रहे होते हैं। बिल्कुल सियासत ज़दा बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौका ये नहीं है हमें सियासत करने का, क्योंकि ऑलरेडी इस वाक़े से पहले जो है वो हुकूमत और PDM के माबैन जो एक सियासी कशमकश जो चल रही है, सियासी रस्साकशी चल रही है, वो बज़ात ख़ुद मुल्क के लिए, कौम के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अगर आपकी मुल्क के मामलात, इंटरनल मामलात अगर आपके ठीक नहीं रहेंगे, हम आपस में दस्तो गिरेबान रहेंगे, हम आपस में पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, तो हम एक्सटर्नल जो एग्रेशन है, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, जो दुश्मन की जो चालें हैं, जो एक्सटर्नल जो हमारे पर जो प्रेशर्स हैं, उनको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे हम। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है तो उसको वो दिन याद रखने चाहिए जब वो अपोजिशन के अंदर थे, जब वो एक छोटी बात के ऊपर भी हुकूमत में, चाहे वो कोई भी, किसी की भी हुकूमत हो, कोई चाहे वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत उस वक्त थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अगर आप उस पर तनकीद करते हैं, अगर आप छोटे छोटे मामलात के ऊपर आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया, हुकूमत ने ये काम नहीं किया, हुकूमत को चाहिए था कि ये करना, तो डेफिनेटली फिर अगर आप उस वक्त अपोजिशन में रहते हुए आप उस चीज को पॉइंट आउट करते थे, तो आज वो कौन सी कबाहत है? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आज वो कौन सी कबाहत है, वो आज कौन सी रुकावट है, वो आज कौन सी चीज जो है वो रास्ते में हाइल हो रही है, जिसकी बिना के ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर रिलक्टेंट है वहां जाने के लिए। और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि अगर वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है इस मौके के ऊपर तो वो ना जाता। लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जिसको वसूख के साथ तो नहीं कहा जा सकता, जितने जुबान जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन
मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने अपोजिशन के दौर को जिस तरह से प्ले किया, आज जो जमातें अपोजिशन के अंदर है, तो यकीनन वो भी वो मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन हमें ये बात जरूर सोचनी होगी और इस बात को जरूर सामने रखना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, जो भी हो, इस वक्त हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का नहीं रखना चाहिए इस वक्त। लेकिन फरीद साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो इसी से एक और क्वेश्चन ये आपसे भी जानना चाहूंगे कि बलूचिस्तान के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, इस पर सवालिया निशान फिर से हो गया इस वाक़े के बाद। और इस वाक़े के बाद जिस तरह से न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उन सब की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय दुश्मन अनासिर के खिलाफ इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते ये लोग? देखें, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इस वक्त बलूचिस्तान का जो मामला है, बलूचिस्तान के अंदर मामलात बहुत हद तक बेहतरी की जानिब गामजन हो गए और हो रहे हैं। ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि आपका चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक गेम चेंजर है। आपका खुंजराब पास से लेके गवादर तक का जो पूरा एंट्री एग्जिट जो आपका पॉइंट है सी पैक का, जो कि आपका गिलगित बल्तिस्तान से निकल रहा है, एंट्री पॉइंट आपका है, जो आपका गवादर जहां पे आपका एंड हो रहा है, पोर्ट आपका है वहां पे, और फिर वाइस वर्सा। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बलूचिस्तान एक पॉलिटिकली भी और बलूचिस्तान इकोनॉमिकली भी और सी पैक के प्रोजेक्ट के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि सी पैक कामयाब हो। दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती हैं कि सी पैक जो है उसमें पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा वो रीप हो सके, उसके फ़वायद हासिल हो सके। उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट ने, एजेंसीज ने बहुत मजबूत किरदार अपना अदा किया, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। पॉलिटिकली हमें यह बात को सोचना होगा कि जहां एक तरफ हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, हम पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखें, हम पॉलिटिकली अपने आप को जो है वो एक रखें, इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करें। अगर हम बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल एग्रेशन जिसकी आपने बात की है उस मामले पर भी अगर हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, अगर हम हुकूमत को मोरदुल इल्जाम ठहराते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो उस माजी की हुकूमतें हो और उस पर पीटीआई जो तनकीद करती रही और आज जो हुकूमत है और उस पर जो आज की अपोजिशन तनकीद कर रही है, तनकीद जरूर कीजिए, पॉइंट आउट जरूर कीजिए, निशानदही जरूर कीजिए, लेकिन उससे यह तासुर ना आ जाए कि हम डिवाइडेड हैं। अगर हम अपनी तकसीम या अपने डिवाइडेड होने का सबूत देंगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सियासी तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं, मुआशी तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं, अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं अंदरूनी तौर पर हम, तो ये अदम इस्तेहकाम दुश्मन को फायदा पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है? ये तो कोई दो राय ही नहीं है कि सियासी तौर के ऊपर हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आप देख लीजिए, आज हम 2021 में खड़े हुए हैं, लेकिन आज भी हम अगर हम बात करते हैं तो आज भी हम 90 की पॉलिटिक्स और 90 की सियासत को और सियासी जमातों की जो एक बचगाना हरकतें हैं वो आज भी हमारे सामने हैं। आज भी वो सियासी जमातें आपस में वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाली सियासी जमातें जो पहले एक दूसरे के खिलाफ कंपेनिंग करती रही, आज वो तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठा हो जाती हैं किसी एक हुकूमत के खिलाफ। आप तनकीद जरूर करें, मौजूदा हुकूमत के 100 मसाइल हो सकते हैं, मौजूदा हुकूमत की 100 खामियां हो सकती हैं, वो बहुत सारे मामलात के अंदर नाकाम भी नजर आते हैं, उस तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अदम इस्तेहकाम पैदा करें। क्योंकि देखें, अदम इस्तेहकाम जब आपका इंटरनल हाउस ऑर्डर में नहीं होगा, जब आप इंटरनली हाउस एंड ऑर्डर नहीं रखेंगे तो आप एक्सटर्नली अपने बहुत सारे फ्रंट से जिनका भी आपको सामना करना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपको एक्सटर्नली जिनका आपको सामना है, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये 21वीं सदी है, यहां पर इकोनॉमी की सदी है, यहां पे मईशत जिसकी स्ट्रांग होगी वो ताकतवर कहलाएगा, जिसकी इकोनॉमी बेहतर होगी वो ताकतवर कहलाएगा, जिनकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी वो ताकतवर कहलाएगा। हमारा आज ट्रेड डेफिसिट आप देख लीजिए, ट्रेड डेफिसिट जो है रिकॉर्ड सतह पे हमारा पहुंच रहा है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट चला गया है। तो आप जब इन चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, आप इकोनॉमिकली जब साउंड नहीं होंगे, इकोनॉमिकली आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आप अपने आप को जो है वो एक राइजिंग नेशन के तौर पे नहीं लेकर आएंगे, तो एक्सटर्नल एग्रेशंस आपके लिए वो रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दुश्मन उसका फायदा उठा रहे, बहुत हद तक उन तमाम चीजों को जो है वो नेगेट कर दिया गया है, बहुत सारी चीजों को दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने
हमने माजी में दहशतगर्दी के कितने वाकयात यहाँ पर होते रहे, उन तमाम चीज़ों को काउंटर किया। हमारी नेशन, हमारी कौम बड़ी रेजिलियंट है। हम लोगों ने जो है वो 70,000 से ज्यादा हमारे जवान, अफसरान और हमारे जो सिविलियंस उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह से ये वाकयात बढ़ रहे हैं फरीद साहब, इनके तदारुक के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? हुकूमत शशोपंज का शिकार है, इस तरह का वाकया हो जाना और उसके बाद फिर ये रद्द-ए-अमल सामने आना, उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि तदारुक हो सके, सूरत हाल बेहतर हो सके? देखें, इस सारे इस मामलात के अंदर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने रहा है, वो नेशनल एक्शन प्लान रहा, उसके साथ साथ आपकी मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी तालीम, सेहत, रोज़गार। आप अपने लोगों को तमाम चीज़ों में एम्पावर कर दें, आप उनको अच्छी सेहत की सहूलियात दें, उनको तालीम की सहूलियात दें, आप लोगों को रोज़गार के मौक़े दें, आप बेरोज़गारी का खात्मा करें। ये पॉलिसीज़ हैं। दुश्मन की चालों से निमटने के लिए आप अपना दफ़ा तो आपका मजबूत है, लेकिन इंटरनली जब तक आप अपने लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे। लोगों के जो मसाइल हैं, जो आम आदमी का मसला है, आप जानते हैं ना कि आम आदमी का इस वक्त मसला है क्या? आम आदमी की इकोनॉमी है क्या? माशी अशारी आप कुछ भी बेहतर परफॉर्म करने के बता दें कि हमारी यह परफॉर्मेंस है, लेकिन एक आम आदमी का जो माशी अशारिया है ना, जो इकोनॉमी उसकी है, जो उसका बजट है, वो उसकी जो रोजमर्रा की अशिया जरूरिया, अशिया खुरनोश और उसकी यूटिलिटीज, उसके एक्सपेंडिचर्स, उसके बच्चों के एक्सपेंडिचर्स, फीस, उसकी सेहत के मामलात, महंगी दवाइयां, अंदरूनी तौर पर मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवाम को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और एक पेज पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, ऐसे मामला पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आलमी मंजरनामे पर भी सूरत हाल काफी तब्दील हो रही है। अमरीका सुपर पावर में एहतजाज और जो चल रहे हैं इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और आलमी मंजरनामे पर सूरत हाल बदल रही है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, अमेरिकी कांग्रेस की तौसीक के बाद जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हो गए हैं और 20 जनवरी को बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। लेकिन जो बाइडन के यहाँ तक पहुँचने के दौरान अमेरिका अपने इंतखाबी तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजरा है। तारीख में पहली बार अमरीकी सदर ने इंतखाबात चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद उन्होंने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज भी कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वोटिंग के बाद जो है वो नताज ताखीर का शिकार भी रहे, जबकि इक़्तिदार की मुंतकली के अमल में बुध का दिन अमरीकी जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन कंसीडर किया जा रहा है, जब अमरीकी जमहूरियत की अलामत समझी जाने वाली कांग्रेस ट्रंप के हामियों की जानिब से धावा बोल दिया गया। उस वक्त कांग्रेस में दोनों ऐवानों का जो है इजलास जारी था और इजलास में तौसीक की जानी थी जो बाइडन की, लेकिन उसी दौरान जो है वो धावा बोला गया। और इस कार्रवाई से पहले ट्रंप की जानिब से अमरीका बचाओ रैली के नाम से खिताब भी किया गया था और इस खिताब के दौरान उन्होंने अपने हामियों से कहा भी था कि जिस तरह से धांधली हुई है इंतखाबात में और जिस तरह से इंतखाबात को चोरी किया गया है, और इससे पहले नायब सदर को बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से दरखास्त भी दी गई थी कि सर्टिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए, जो सदर का सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। सदर ट्रंप की जानिब से उकसाने पर उनके हामी जो बाइडन की जीत का ऐलान रोकने के लिए कांग्रेस की इमारत में घुस गए, वहां पर खिड़कियां और शीशे भी तोड़ दिए गए और इसी कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक भी हुए थे। इस हंगामा राय को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस की मदद के लिए FBI के एहलकार भी वहां पर पहुंचे, नेशनल गार्ड भी पहुंचे, अमरीकी सीक्रेट एहलकार भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि कर्फ्यू लगाया गया, कर्फ्यू के बाद कर्फ्यू हट गया, लेकिन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीका में जिस तरह ये सूरत हाल हुई है, जमहूरियत, एक जमहूरी स्टेट के तौर पर अमरीका जाना जाता था, एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर यही सब कुछ किसी और मुल्क में होता और खासतौर पर किसी मुस्लिम ममालिक में होता तो शायद दुनिया जो रद्द-ए-अमल सामने आता वो उस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आया नहीं है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिका में अब जो बाइडन के पास इक़्तिदार चला गया है तो जो बाइडन के लिए कितना मुश्किल होगा उसी जमहूरी नजरिए पर अमल पैरा रहना। और साथ ही साथ ट्रंप के हवाले से वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए इराकी अदालत की जानिब से। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को 1 साल मुकम्मल हुआ, 3 जनवरी को उन्हें शहीद किया गया था और उसके बाद अब इराकी अदालत की जानिब से ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। लेकिन इस सारी सूरत के बाद ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया, बाकायदा तौर पर वो राजी हो गए इक़्तिदार
की पुरअमन मुंतकली पर। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर नीक ज़फ़र साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नीक साहब, सबसे पहले तो इस सारी सूरत पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि अमरीका एक जमहूरी मुल्क के तौर पर जाना जाता है, अमरीका एक सुपर पावर भी है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वहाँ पर इंतखाबात को धांधली ज़दा कहा गया हो या इंतखाबात चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया गया हो, ख़ासतौर पर सदर की जानिब से, और उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ट्रंप इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त से ही कुछ लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है, और ना ही वो रवायती जो वाशिंगटन की रवायती सियासी कार्रवाई है, सियासी मामलात हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी को वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए वो शुरू से इन तमाम जो इदारे हैं उनको चैलेंज करते आ रहे हैं, और उनकी कोशिश ये रही है कि तमाम इदारे और उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को वो एक किस्म का अपना मुती बना लें, और उन्होंने उनका रवैया अपने सेनेटर्स और और जो कांग्रेसमैन थे उनके साथ भी ऐसा ही रहा, और वो खास से धमकी अमेज अंदाज में इवन अपने जो उनके सेनेटर्स या पार्टी ऑफिशियल्स थे उनसे भी बात करते रहे। आपने इंतखाबात के बाद भी देखा कि वो पुश कर रहे थे रिपब्लिकन्स को, और रिपब्लिकन्स बहुत सारे जो थे वो ये समझ रहे थे कि ट्रंप की जो मकबूलियत है वाइट अमेरिका में पर्टिकुलरली और मिडल अमेरिका में, उसको कैश करने के लिए शायद उनके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रंप की हर बात को मानते जाएं। लेकिन ये बिल्कुल आखिर में जब आकर ट्रंप की जो गुफ्तगू है, जो उनका तरीक़ाकार है, जो उन्होंने इलेक्शन के मामले पे किया, और इवन अपने ही पार्टी के ओहदेदार जो कि जॉर्जिया में जिस तरह गवर्नर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको उन्होंने बुरा भला कहा, उससे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक थोड़ा सा रिएक्शन आना शुरू हुआ। और जो कल के वाक़यात थे उसके बाद तो रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। आपने बाद में जो प्रोसीडिंग्स देखी कल के वाक़यात के बाद, उसमें आपने देखा कि रिपब्लिकन्स, बहुत कम रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने फुली सपोर्ट किया ट्रंप की जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही थी जिसमें स्टेट्स के रिजल्ट्स को ब्लॉक करने की या चैलेंज करने की बात हो रही थी। हालांकि ये सब एक शोर शराबा ही था, हाउस के अंदर भी शोर शराबा था और बाहर भी था। हाउस के अंदर कांग्रेस में वैसे ही डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, तो वहाँ ब्लॉक हो नहीं सकता था। और बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स पहले ही कह चुके थे कि वो कतन ऐसी किसी मोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने डिलीवर कर दिया। जहाँ पे हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पहली दफ़ा सदर ने इंतखाबात को चैलेंज किया, या इस तरह एक धावा बोला गया कैपिटल हिल जिसको कहते हैं, जहाँ पे यूएस कांग्रेस और सेनेट हैं, उसके ऊपर जो धावा बोला गया ये अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। वहाँ के लोगों को ये एहसास जिम्मेदारी था। आप ये देखें कि उसी दिन रात को बैठकर उन्होंने पूरे प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया। लेकिन सब आप इससे अग्री करेंगे कि अगर यही एहतजाज, अभी तो सफ़ेद फार्म एहतजाज कर रहे थे, खुद अमरीकी एहतजाज कर रहे थे, अगर अमरीका में कोई और एहतजाज कर रहा होता, अगर वो मुस्लिम होते या स्याह फार्म एहतजाज कर रहे होते तो उनको फ़ौरन से कुछ और रंग दिया जाता, अगर मुस्लिम होते तो दहशतगर्दी का रंग दे दिया जाता। लेकिन खुद अमरीकी थे तो किसी ने उस तरह के इक़दाम नहीं किया। अगर सिचुएशन वैसी होती तो जो इक़दाम होते। जी, ये तो बात तय है कि ये तो अमेरिका के मीडिया ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है। अगर आप CNN की कवरेज देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की कवरेज देखें, उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि ये क्योंकि वाइट थे इसलिए इनको उस तरह पुलिस ने ट्रीट नहीं किया। इसको नैरेटिव में भी उस तरह फ्रेमिंग नहीं की गई जैसे अगर की जाती, अगर ये ब्लैक लाइव्स मैटर का मुजाहरा होता, अगर ये मुसलमानों का मुजाहरा होता, इससे ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट रिस्पॉन्स होता और बहुत कत्ल-ओ-गारत होता या बहुत सारी जानों का नुकसान होता। लेकिन फिर भी दिस इज वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड। बट मैं ये समझता हूँ कि ये शायद अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए बेहतर भी हुआ है
बेहतर इस सेंस में हुआ है कि जो फ्रिक्शन और जो जितने बड़े तजादात और डिवीजन्स अमेरिकन सोसाइटी में आ गई थी, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल एलीट है डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की, उनके दरमियान जिस तरह के तजादात आ गए थे, इसके रिएक्शन में मैं समझता हूँ कि शायद रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को रीडिफाइन रीडिफाइन करके वो इसे बाईपार्टिसन कंसेंसस बहुत सारी इश्यूज के ऊपर डेवलप होगा। जो बाइडेन की जिस तरह आपने बात की, जो बाइडेन को एडवांटेज ये हासिल है अब कि सेनेट और कांग्रेस दोनों में उनकी पार्टी को अब अक्सरियत मिल चुकी है। लेकिन अमेरिका जो सुपर पावर है उसके जमहूरी निज़ाम की कलई तो खुल गई है इसके बाद, आपको लगता है? जी, अब देखें, बात यह है कि इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। जमहूरी निज़ाम की कली तो तब खुलती अगर ट्रांसफर ऑफ पावर ना हो सकता। अगर ट्रंप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे उसको किसी इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलती। आप इस बात को याद रखें कि वहां पे किसी इंस्टीट्यूशन ने उसको सपोर्ट नहीं किया। पब्लिक में उन्होंने एक खास किस्म का हेट पॉलिटिक्स और डिवीजन की पॉलिटिक्स पैदा करके एक ग्रुप पैदा किया है जो कि बहुत एग्रेसिव है। वो शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, हम अगर इंडिया में चले जाएं वहाँ पे भी है। अब यूरोप के बहुत से मुल्कों में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स और राइटिस्ट पॉलिटिक्स के नतीजे में इस तरह की का एग्रेशन है। हम अपने मुल्क में भी इस तरह का एग्रेशन देख सकते हैं अगर कभी ऐसा मौका आया। लेकिन ये बात याद रखें कि वहां किसी इंस्टीट्यूशन ने उसकी इस अटेम्प्ट को सपोर्ट नहीं किया। अभी आपने जिक्र किया वाइस प्रेसिडेंट पेंस का। वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने अपना मौकफ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है और जो वहाँ का ट्रेडिशन है, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, वो उसके साथ खड़े हैं। और वो बिल्कुल ट्रंप की किसी भी बात को उन्होंने और इस सारी सूरत हाल के बाद व्हाइट हाउस के जो अहम ओहदेदार थे कुछ उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं, वो खुद मुस्ताफी भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आप क्या कहते हैं, जो बाइडेन के आने के बाद एक आसान और सहल हुकूमत तो नहीं होगी। उनकी ऐसी सिचुएशन में जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात है, क्योंकि सवालात तो बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, खासतौर पर अमेरिका के दौरे मयार के हवाले से तो बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो गए हैं कि अगर यही कोई और कर रहा होता और खासतौर पर मुस्लिम कर रहे होते तो फिर वो एक टेररिस्ट का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया जाता। इसके बाद जो बाइडेन के लिए आसान होगा सारी सिचुएशन में दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात को उस तरह से बेहतर उसी नहज पर लेकर चलना, और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ कुछ उस तरह के असर और रसूख रह सकेंगे? पाकिस्तान देखें, जो फॉरेन रिलेशनशिप है, फॉरेन अफेयर्स है, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज है, ये एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम होती है। इसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट बेस्ड पोजीशनिंग होती है। आप इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, कुछ मुल्कों के साथ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ मुल्कों के साथ ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान के साथ जिस तरह हमेशा से कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक बड़ा ट्रांजैक्शन बेस्ड है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम नहीं बना सके हैं, बावजूद इसके कि हम अमेरिकन कैंप का हिस्सा रहे हैं बहुत अरसा, और हमने बहुत सारी वॉर्स उनकी बहुत सारी वॉर्स ने उनको सपोर्ट किया है, ख़ासतौर पे अपने रीजन में अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में 80s में और उसके बाद 2000s के बाद। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक तब्दीली आने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि ये अब ट्रांजैक्शन बेस्ड ताल्लुकात नहीं रहने चाहिए, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस्टेब्लिश होने चाहिए और इसका लेंस अफ़गानिस्तान से हटना चाहिए। अगर यूएस पाकिस्तान के साथ, अगर ये यूएस ये समझता है कि उसका खित्ते में कोई इंटरेस्ट है और इस खित्ते में वो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है, तो उसको काम इस बुनियाद पर करना होगा कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो किस तरह अलाइन होते हैं, और जहां पे डाइवर्ज करते हैं वहां पे उनको कैसे मैनेज किया जाए कि वो जो आपका ओवरऑल रिलेशनशिप है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। रिलेशनशिप के डिफरेंट टीयर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप के डिफरेंट एंगेजमेंट लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़
ब्लैक एंड वाइट में देखने की बजाय ग्रे एरियाज को बेटर मैनेज कर इस ये रिलेशनशिप जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। जो बाइडेन के लिए अगर प्रायोरिटी इस रीजन में बहुत सारी हैं, मिडिल ईस्ट बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ना सही एक कंसिडरेबल प्लेयर है, बिकॉज हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात गल्फ की ऐसी स्टेट्स जिनका ईरान के साथ डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उनके साथ भी अच्छे हैं, और हम एक बैलेंसिंग फैक्टर भी समटाइम्स बैलेंसिंग फैक्टर का रोल भी प्ले कर लेते हैं, लेकिन एक खास हद से ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अच्छा, ये तो सिफारती ताल्लुकात की बात हो गई, पाकिस्तान के हवाले से भी आपने बजा फरमाया, साथ ही साथ अमेरिका के हवाले से भी कहा, लेकिन अगर इसी तरह के वाक़े की बात करें किसी और मुल्क में, तो दुनिया का जो रिएक्शन आना था वो रिएक्शन मुख्तलिफ होना था। दुनिया क्यों खामोश रही, उस तरह के रिएक्शन नहीं दिया जिस तरह का नॉर्मली रिएक्शन होता है? फौजें उतार दी जाती हैं, कोई छोटा मोटा वाक़या होता है, बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह हो नहीं सका। क्या दुनिया के साथ, दुनिया के अमेरिका के साथ अपने मफादात वाबस्ता थे? अमेरिका के साथ आप मुफाद भी बहुत वाबस्ता है। अमेरिका एक सुपर पावर है, और वहाँ पे तो जाहिर है कि किसी की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वहाँ पे कोई वो इंटरवीन करेगा। हर एक ने अपना अपना एक रिएक्शन दिया है, बहुत तमाम मुल्कों ने दिया है, मोदी ने दिया है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी शायद दिया है, हर फॉरेन ऑफिस ने एक बयान दिया है, लेकिन वो माइल्ड ही था। दूसरा याद रखें कि ये फिर वही वाली बात है कि हम, क्योंकि ये अमेरिका में हुआ है, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आप अगर बाकी मुल्कों से उसका तकाबुल कर रहे हैं तो ये याद रखें कि वहाँ पे जो भी हुआ वो एक दिन के अंदर रिजॉल्व हो गया। वहाँ पे कंटिन्यूड जो फेस ऑफ है सिक्योरिटी के इदारों के साथ, वो इससे पहले ब्लैक लाइव्स मैटर के मुजाहरों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइमली, थैंक यू वेरी मच। अनीक जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं और आलमी मंजरनामा पर खासतौर पर अमेरिका में जो सूरत तब्दीली हुई उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी से रिलेट करती ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में और इंक्लूडेड पाकिस्तान अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़। ऑल जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, माशरे की इमारत अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है, और जब ये खसूसियात समाज से रुखसत हो जाएं तो वो तबाही की तरफ तेज़ी से गामजन हो जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया अदम बर्दाश्त के फ़ुक़दान से दो चार है। बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अगर हम अमरीका की ही बात कर लें, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तो शायद ये भी इसी कहानी का शाखसाना नज़र आता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल चल रही है। तो बर्दाश्त जो ख़त्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और एक मजबूत मुआशरे की इकाइयाँ क्या होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। समाजी रहनुमा है ज़िया अवान साहब, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्चुअली दो सवाल हैं। एक तो ये कि मजबूत मुआशरा किन इकाइयों पर मुश्तमिल होता है, और ये जो अदम बर्दाश्त की हम आज बात कर रहे हैं, अदम बर्दाश्त की डेफिनेशन क्या होती है? देखें, ये अदम बर्दाश्त जो आपको नज़र आती है, ये आज की बात नहीं है। ये तो एक बाकायदा एक तरीके से इस पाकिस्तान को, जो कि अमन का गहवारा था, औरतें और मर्द खेतों में काम करते थे बिला बेखौफ ख़तर, बाज़ारों में हर जगह, रेलवे स्टेशन पे, उनको इन सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन इंटरवेंशन इतनी बड़ी, और हमारी जो पिछली हुकूमतें रहीं उन्होंने जिस तरह लोगों के दूसरे मुल्कों के एजेंडे पे काम किया, तो यहाँ अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई। आपको पता है, जो सोसाइटी को तालिबानाइजेशन किया हमने, हमारी सोसाइटी में कराची जैसे शहर में जहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते थे, वहाँ पे ज़बानों की बुनियाद पे, नस्लों की बुनियाद पे जो कत्लेआम हुए, ये पूरी एक कहानी है, पूरी एक
वो कहते हैं ना कि इसको तय दर तय जब आप देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये धरती ऐसी नहीं थी। अगर आप मोहनजोदाड़ो की धरती उठाकर देखें तो वहाँ पे सिविलाइजेशन थी। आज से 5000 साल पहले इस खित्ते में सिविलाइजेशन थी, और आज हर तरफ ऐसा लगता है कि लोग घरों में बैठे हुए भी अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, और वो एक अजीब सूरत हाल है कि छोटी छोटी बातों पे लोगों के झगड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे को मार देते हैं। फिर लोगों ने जो आप देखते हैं मजहबी मुनाफरत या ज़बान की बुनियाद पे जिस तरह नफ़रतें चल रही हैं, ये हम जो है टाइम बॉम्ब्स पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने ये जो सूरत हाल बनी है उससे कोई हमारी लर्निंग्स नहीं हो रही। और फिर उसके बाद जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस अदम बर्दाश्त को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखें, जो उनके जेस्चर हैं, रोज़ाना हम जो टीवी खोलते हैं तो जो उनकी तरफ से धमकियां होती हैं, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल होती है, आपस में लड़ रहे होते हैं, लोगों को एक अजीब सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। आप वही वजह है तो सोसाइटी में ये जो अदम बर्दाश्त है, इसके जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो टेलीविजन पर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल, सिर्फ इसी वजह से अदम बर्दाश्त बढ़ रही है? देखिए, इस पूरी अदम बर्दाश्त के जिम्मेदार इंटरनेशनल वो मुल्क हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाई है, और वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहते हुए उन्होंने इसको प्रमोट किया है। और उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, मैं सिर्फ सियासतदानों को नहीं कहूँगा, उसमें बहुत सारे उलमा भी हैं, क्योंकि उलमा में भी आपको पता है अच्छे उलमा भी होते हैं और उलमाए सू भी होते हैं। तो इसलिए फिर इसके अलावा और हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भूलना नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ लर्निंग्स नहीं है। अगर लर्निंग किसी को करनी है तो वो हम अमेरिका की मिसाल ना दें, क्योंकि अमेरिका में आज से 15-20 साल पहले एक दफ़ा आपको पता है लॉस एंजलिस में लाइट गई थी तो कितनी जो है ना वो तबाही मची थी, वहाँ कितनी लूट मार हुई थी। तो ये अभी जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो आप अमेरिकन को तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ पे बहुत बर्दाश्त थी, बर्दाश्त कभी नहीं रही। और फिर जब उनके हॉक्स प्रेसिडेंट्स आए, जिनमें रोनाल्ड रेगन भी है, जिसमें ये अभी डोनाल्ड ट्रंप भी है, इस तरह के जब प्रेसिडेंट्स आए तो उन्होंने ये जो अदम बर्दाश्त है इसको और ज्यादा जो है ना वो हवा दी है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जो हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे वो बड़ी उम्र का है। बच्चे खासतौर पर जिस तरह की गेम्स खेलते हैं, नौजवान नस्ल जिस तरह की गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जिस तरह का मवाद नशर किया जाता है, उसकी वजह से भी एक बड़ा मनफी असर पड़ता है। इसकी वजह से भी आप समझते हैं कि ये जो बर्दाश्त का फुकदान है? देखिए, हम बात यह है कि हमारे मुल्क में गन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर लाने वालों को पूछे ना कोई, कि जिन्होंने जिसमें जो किरदार अभी जिंदा हैं उनसे भी पूछे कोई कि वो किस तरह लेकर आए। आपके बच्चे जो गुड़ियों से खेलते थे, अब वो खिलौनों में भी क्लाशनकोफ और गन मांगते हैं। तो ये एक पूरा कल्चर डेवलप हुआ है कि अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है जो। और फिर मैं आपको बताऊं कि जो लर्निंग्स है ना, वो लर्निंग अगर किसी को करनी है तो फिर उनको चाहिए कि वो साउथ अफ्रीका को देखें कि नेल्सन मंडेला ने कितना जुल्म किया था। उन्होंने जो उनसे पहले जो सफ़ेद फार्म हुकूमत थी, कि नेल्सन मंडेला को 23 साल जेल में रखा और पता नहीं हज़ारों लोग उन्होंने कत्ल किए। कितने स्याह फार्म जो लीडर थे उनको मार दिया, कुछ को जेल में रखा। फिर उनका जो सबसे बड़ा लीडर था नेल्सन मंडेला, और जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला और वो पावर में आए तो नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले ये कहा कि अब हमने कोई इंतकाम की सियासत नहीं करनी है। उन्होंने ट्रुथ कमीशन बनाया। लेकिन यहाँ आई डोंट नो कि हमारे मुल्क में तो हॉक्स की हुकूमत रहती है और उनके पीछे कौन लोग होते हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और ये गाली गलौज का कल्चर गुज़श्ता 8-10 सालों में आया है, जो सियासतदानों ने जो बैठ के टेलीविज़न पे और बाहर भी जो एक दूसरे की ज़ातियात को, एक दूसरे के जो है ना जिस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करके लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस वक्त तक अदम बर्दाश्त नहीं आ सकती। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा।
अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसानी हुकूक की पामाली, इंसानी हुकूक की पामाली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस 20 इयर्स बैक। तो आपको इन तमाम सालों में कुछ बेहतरी नजर आई है, कुछ बेहतरी आई है हालात में? देखिए, इंसानी हुकूक की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और वो बेहतर नहीं है, किसी भी लेवल पे बेहतर नहीं है। ख्वाह वो जेल खानों के हालात हों, क्या वजूहात है, जेल के बाहर हालात हों, हमारी पुलिस विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नजर ही नहीं आती है। पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में आती हैं वो इसको कभी भी हल करने की बात नहीं करते। और फिर आपको ये बताऊं कि जब इंसाफ नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने हाथ में गन उठाएंगे, लोग जो है ना वो अपने आपे से बाहर होंगे। अगर ये मुझे पता हो कि अगर मेरे खिलाफ कोई काम होता है तो पुलिस सुनने के लिए तैयार हो। ये मुल्क एक्चुअली पुलिस स्टेट है, पुलिस के जरिए सारा उल्टा काम किया जाता है और फिर उनको हम इल्ज़ाम भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो अदम बर्दाश्त की एक बुनियादी वजह यह भी है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके मुल्क में पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके यहाँ जुडिशरी उस तरह की नहीं है प्रोएक्टिव जो लोगों को जो है ना वो कर सके। हमारे बहुत सारे जो है ना चीफ जस्टिस साहिबान आए, उन्होंने बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को छेड़ा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सही करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों को बेहतर बनाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन वो जो होती है, if we talk about the human rights and the things which are happening in the society, सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है और आज़ादी इजहार राय के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो भी सब आपके सामने है। क्या ये भी बुनियादी इंसानी हुकूक के जुमरे में आता है? देखें, बात यह है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक के जुमरे में आता है क्योंकि सोशल मीडिया पे सच्ची और झूठी खबरें दोनों होती हैं और सोशल मीडिया को आप बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने वैसे ओवरऑल मीडिया का फ्रीडम कर्टेल हुआ है। मैं देख रहा हूं कि 2-3 सालों में, 4 सालों में मीडिया को जो है ना वो लगाम देने के नाम पे उनके राइट्स को कर्टेल किया गया है, सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। ये जो सारे हालात हैं ये इनटॉलरेंस को बढ़ा रहे हैं। हमें चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडे पे काम करें कि टॉलरेंट सोसाइटी के लिए काम करें। उलमा जो हैं वो टॉलरेंस की बात करें। आप ये देखें, छोटी छोटी बातों पे लाखों के मजमे लगते हैं और उसमें जो है ना वो अगर कोई जो जिस तरह के नारे लगते हैं, जिस तरह की तकरीरें होती हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ होता भी नहीं है। तो बात यह है कि जब आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आप उस पर अमल नहीं करेंगे कानून पे, तो हमें कानून की ज़रूरत है। कवानीन हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हालिया वाक़यात अगर बयान करें, अभी इस्लामाबाद के वाक़े की अगर हम बात करें और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर पुलिसिंग सिस्टम को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, उनमें बर्दाश्त का जो मादा है वो ना होने के बराबर है। इसका क्या हल है और इसकी क्या वजूहात है? देखिए, ये बर्दाश्त वाला इशू नहीं है। पुलिस वाला इशू जो है, ये जब आप किसी अगले को पता हो कि वो छूट जाएगा तो वो जुर्म करेगा। अगर उसको पता हो कि मैं छूट नहीं सकता, चाहे मेरे पास मैंने यहाँ तो किसी को वर्दी पहना दो तो वो तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाता है। तो बात यह है कि ये वर्दी का जो पावर है ना, इसको हमें कर्टेल करना पड़ेगा, उसको अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। उनको उस ये वर्दी पहन के जो इस तरह के काम करते हैं, उनको आपको उनकी लिमिट्स में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए सिस्टम बनाने पड़ेंगे आपको। अब अगर एक पुलिस वाला को इस तरह का काम करता है तो उसी का बैचमेट या उसी के जो है ना वो जो है ना इंक्वायरी करता है। हाँ, जो पुलिस रेप के शामिल हों, पुलिस कत्ल में शामिल हों, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं। लिहाजा वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा महकमे का बंदा उसको नुकसान हो। कहीं ना कहीं से वो अप्रोच हो जाते हैं और बड़े लोगों के फ़ोन होते हैं। और आप देख लें साहिवाल वाला वाक़या जो हुआ, वो कहाँ है साहिवाल वाक़या, या बाकी जो इस तरह के और बड़े बड़े वाक़यात भी होंगे, वो उनको आप क्यों नहीं? अब ये जो आप देख रहे हैं जो कोयटा में हो रहा है, ये इतना बड़ा एहतजाज है, ख्वाह वो किसी के खिलाफ हो, लेकिन 7 मजलूम लोग जो कानकुन थे वो मारे गए, तो स्टेट को खड़ा होना चाहिए ना उसके साथ। सिर्फ आगे तकरीरें करने से तो बात नहीं बनेगी और झूठे वादे करने से भी नहीं बनेगी। तो बेसिकली हमें सीखना चाहिए कि हमें साउथ अफ्रीका से क्या लेसन मिला है, हमें न्यूजीलैंड से क्या मैसेज मिला है, हमें
अच्छी चीजें पिक करनी चाहिए। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का इसी से अगर रिलेट करते हुए आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एज अ नेशन हमारी और एज अ स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस सारी सूरत हाल में? देखें, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनका काम ही लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जानो माल, उनके बच्चों को, उनको हर सतह पे प्रोटेक्शन फराहम करना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है कि ये गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पॉलिटिकल पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नहीं कर सकते उनको नहीं रहना चाहिए। वो गवर्नमेंट नहीं है जो लोगों की प्रॉपर्टी, जानो माल की हिफाजत ना कर सके। और ये इनटॉलरेंस और ये जो रुझान बढ़ रहा है उसकी एक बुनियादी वजह गुर्बत में इजाफा है, महंगाई में इजाफा है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग परेशान हैं। वो मजदूर जो 100 रुपये लेके रोज निकलता था और 2 टाइम का खाना खा लेता था और चाय भी पी लेता था, अब उसका 300 रुपये में भी वो खाना नहीं खा सकता। और वो उसको जिस तरह की महंगाई है, आप टीवी पे जितने भी भाषण देते रहे, आप इकोनॉमिक जो है ना वो बताते रहे लोगों को कि हम इकोनॉमी यहाँ पहुँच गई है, हो सकता है पहुँच गई हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पानी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि स्टेट को फराहम करनी है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें नहीं होंगी तो अदम बर्दाश्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात उनको पूरा करने की ज़रूरत है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। तो एज आ सोसाइटी हमारा मुआशरा जो मजबूत होगा और अदम बर्दाश्त जो आ गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।